हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम करेंगे पेपर सेकंड की दूसरी मैराथन। तो आज ये दूसरी मैराथन है और पहली मैराथन क्लास में हमने क्या किया है, यूनिट फर्स्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है, काफ़ी डिटेल के साथ। तो आज हम मैराथन जो दूसरी मैराथन क्लास है, इसमें यूनिट सेकंड को कवर करेंगे काफ़ी डिटेल से। तो यूनिट सेकंड है अधिगम और अभिप्रेरणा, यानी कि लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि अधिगम क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें, और अभिप्रेरणा के बारे में सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इसे पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास हर हाल में आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अभिप्रेरणा के बारे में, यानी कि मोटिवेशन के बारे में। क्या है इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सारी चीज़ें यहाँ पर हम अभिप्रेरणा के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर बात करें अभिप्रेरणा की, तो इसका अर्थ अगर हम जाने तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। ये मोटिवेशन का ही हिंदी रूपांतर है। और मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटम से निकल कर आया है मोटिवेशन। और मोटम का अर्थ क्या होता है, तो गति प्रदान करना या फिर क्रिया करना ही मोटम का अर्थ होता है। जबकि अगर मोटिवेशन का अर्थ देखें तो इसका भी अर्थ हो जाएगा गति प्रदान करना, क्योंकि मोटम से ही तो मोटिवेशन निकल कर आया है। तो मोटिवेशन का मतलब गति प्रदान करता है। देखिए, हमारे जो कार्य करने की गति होती है, जो हम कार्य करते हैं किसी भी कार्य को, या फिर आप ले लीजिए पढ़ाई करने को हुई, तो उसमें हम निरंतर रह पाते हैं या फिर लगातार अपने पढ़ाई को रख पाते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं। वो उसके पीछे क्या होता है, मोटिवेशन छिपी होती है। जब हम अपने आप से मोटिवेट होते हैं या फिर किसी के द्वारा मोटिवेट होते हैं, तो हम अपने पढ़ाई को जारी रख पाते हैं, और तब तक जारी रखते हैं जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती किसी भी कार्य में या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये क्या है, गति प्रदान करता है। अगर हम मोटिवेट हो जाते हैं तो हम गति के साथ अपना कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में काफ़ी उत्साह के साथ जुट जाने के लिए भी उसमें ललक भी उत्पन्न करती है। हम अगर मोटिवेट हो जाते हैं या फिर प्रेरित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कार्य को काफ़ी उत्साह के साथ करने लग जाते हैं, काफ़ी लगन के साथ करने लग जाते हैं, जब तक हम उस कार्य में सफल नहीं हो जाते। या फिर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो तब तक पढ़ाई करते हैं जब तक हमें एक अच्छी नौकरी ना मिल जाए, या फिर जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं वो चीज़ हमें ना मिल जाए, तब तक हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। और यह कैसे हो सकता है, ये मोटिवेशन के थ्रू हो सकता है। अगर आप मोटिवेट हैं तभी आप अपने कार्य को जारी रख पाते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में ही हो, यह हर किसी क्षेत्र में हो सकती है। हो सकता है कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ और बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या फिर आप डांसर बनना चाहते हैं, उसमें भी आपका मोटिवेशन ही कार्य करता है। आप मोटिवेट हैं तभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भले ही आपने कुछ भी अपने जीवन में सोचा हो। अभिप्रेरणा व्यक्ति के मन की एक ऐसी निरंतर भावना होती है जो उसे कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। आप चाहे कोई भी कार्य करें, वो आपके मोटिवेशन के थ्रू ही होती है। तो व्यक्ति की प्रेरणाएं और इच्छाएं अभिप्रेरणा प्रक्रिया का आरंभिक बिंदु होती हैं। आपके अंदर कोई इच्छा होती है, आपका कुछ लक्ष्य होता है, तभी तो आप किसी कार्य को करते हैं। कुछ पाना है आपको, मान लीजिए, तब आप उसके लिए प्रेरित होंगे और तभी आप उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे या फिर जारी रख पाएंगे। तो इच्छाएं जो हमारी हैं, इसी को हम केंद्र बिंदु मानते हैं अभिप्रेरणा का। अगर इच्छाएं नहीं हैं तो हम किसी भी कार्य को आरंभ ही क्यों करेंगे। मान लीजिए हमें अगर प्यास नहीं लगी है तो हम पानी के लिए क्यों दर दर भटकेंगे, या फिर पानी की जब इच्छा ही नहीं, हमारे अंदर प्यास ही नहीं लगी है, तो हम पानी को पाने के लिए प्रयास क्यों करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इच्छाएं ही आरंभिक बिंदु मानी जाती हैं प्रेरणा की। तो यहाँ से हमने जान लिया अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। अब आगे जानेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषाओं को। पहली परिभाषा गुड महोदय ने दी है। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है। देखिए,
कार्य को तो कोई भी आरंभ कर सकता है। आपने आज कुछ सोचा, पढ़ने को ही सोचा कि आज से ये पढ़ाई करूँगा या फिर ये सब्जेक्ट आज से मैं पढ़ूँगा, लेकिन ये जो कार्य है या फिर ये पढ़ाई जो है ये हम आरंभ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मोटिवेट नहीं हैं, प्रेरित नहीं हैं, तो उस कार्य को या फिर अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाएंगे। डेली उसी समय पर उतने ही घंटा नहीं पढ़ पाएंगे अगर हम प्रेरित नहीं हैं या फिर मोटिवेट नहीं हैं। तो अभिप्रेरणा क्या करता है कि हमें कार्य को आरंभ तो करता है, लेकिन साथ ही जारी रखने और नियमित करने को भी प्रेरित करता है। जब हम प्रेरित हैं तभी तो उस कार्य को आगे रख पाएंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। स्किनर महोदय ने कहा, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है। अधिगम का मतलब सीखना होता है। आगे हम इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं। अधिगम का क्या होता है? सर्वोच्च राजमार्ग है अभिप्रेरणा। अगर आप अभिप्रेरित हैं तो आप सीखने में भी सक्षम होंगे और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। मैकडूगल ने कहा, अभिप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कि किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। उडवर्थ की परिभाषा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो ये सारी परिभाषा हैं जो आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है और एग्जाम में लिखना भी है, तो इसे याद भी आपको करना होगा। आगे देखेंगे अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या है। प्रेरणाएं जो हैं या फिर अभिप्रेरणाएं या फिर मोटिवेशन जो है वो हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्तियां होती हैं। हम कोई कार्य को आरंभ कर रहे हैं और अगर मोटिवेट हो गए तो क्या जैसे लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक शक्ति ही तो है जो हमारे कार्य को आगे बढ़ा सकती है या फिर हम किसी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, जारी रख सकते हैं या फिर उस क्रिया को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक शक्ति की तरह कार्य करता है अभिप्रेरणा। इनका हम अनुमान भी नहीं कर सकते कि कितनी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है अभिप्रेरणा आते ही, और हमारे अंदर की शक्तियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं। जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होता है उसका अवलोकन तथा अनुमान ही हम कर सकते हैं। एक अभिप्रेरक कई प्रकार के व्यवहारों का कारण बन सकता है। जो अभिप्रेरक है जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ शिक्षा के प्रति ही हो। आप मोटिवेट हो सकते हैं चोरी करने के लिए। देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मोटिवेशन होती है। यह आवश्यक नहीं है कि आप अगर मोटिवेट हैं तो कोई अच्छा ही काम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप चोरी करने के लिए या फिर आप पैसा खर्च करने के लिए या फिर किसी को मारने के लिए मोटिवेट हो। आपको मान लीजिए कोई पैसा दे रहा है तो उसके लिए आप तैयार हो गए कि मुझे उस व्यक्ति को मारना है। वो जो गुंडे लोग होते हैं, गुंडे मवाली, वो यही कार्य तो करते हैं। उनको मोटिवेशन मिलती है जब वो किसी व्यक्ति को मारेंगे तो उन्हें पैसा मिलता है उसके बदले, तभी तो वो मोटिवेट होते हैं। तो इसके लिए जो अभिप्रेरणा है ये दोनों रूपों में कार्य कर सकती है, चोरी करने की या फिर आप मोटिवेट हो सकते हैं ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की, पैसा खर्च करने के लिए भी निवेश कर सकती है। तो कई तरीके की मोटिवेशन होती है। इसी प्रकार एक अभिप्रेरक किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा बनने का कारण भी बन सकता है। वातावरण और प्रेरणाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आप किस वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ से कैसी प्रेरणा आपको मिल रही है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कभी कभी वातावरण प्रेरणा को दबा भी सकता है अथवा उसमें तीव्रता भी ला सकता है। जैसे हमें भूख तब तक नहीं लगती जब तक हमें स्वादिष्ट भोजन की खुशबू हमारे नाक तक नहीं पहुंचती। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमें हमारे नाक में अगर खुशबू आ गई, मान लीजिए गोलगप्पा कहीं बन रहा है या फिर आपने कहीं पर कुछ अच्छा खाने का स्वाद आपके नाक तक आ गया, तो आपको भूख लगने स्टार्ट हो जाती है कि अब वो बन रहा है और मुझे अब वो खाना है। तो वातावरण कभी कभी हमारे अभिप्रेरणा को उजागर भी कर सकता है और दबा भी सकता है। तो ये यहाँ पर देखा आपने, इस प्रकार वातावरण के अनुसार शीघ्र ही हमारी जो प्रेरणा है वो उद्दीप्त हो जाती है, हमारी इच्छाएं उद्दीप्त हो जाती हैं। अब आगे देखेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक। इनमें से सबसे पहले जो आवश्यकताएं होती हैं इसके बारे में जानिएगा। देखिए, आवश्यकताएं जो हैं
इसे हम मांग भी कहते हैं। अगर हमारे पास कोई आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, नौकरी की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होंगे। या फिर हमें भूख लगी है तो हम खाने के लिए मोटिवेट होंगे, फिर खाना ढूंढेंगे। और अगर हमें प्यास लगी है तो पानी के लिए हम फिर दर दर भटकेंगे या फिर पानी का जुगाड़ करेंगे। तो इस तरीके से आवश्यकताएं जो होती हैं ये अभिप्रेरणा के स्रोत मानी जाती हैं। आवश्यकता वास्तव में दैहिक संतुलन अथवा किसी की ओर संकेत करती है। हर व्यक्ति की अपनी कुछ मूलभूत जैविकीय तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति ना होने पर ये आवश्यकताएं व्यक्ति में तनाव भी उत्पन्न कर सकती हैं। आपके अंदर मान लीजिए नौकरी की आवश्यकता है और नौकरी आपको नहीं मिलेगी तो आपके अंदर तनाव तो आ ही जाएगा, या फिर आप काफ़ी परेशान रहोगे। खाना, पानी, हवा, आराम, मलमूत्र त्याग, ये सारी चीज़ें जैविक आवश्यकताएं होती हैं तथा सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, ये सारी मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। तो कुछ आवश्यकताएं यहाँ पर दी गई हैं जो हमें अभिप्रेरणा का स्रोत ये होती हैं आवश्यकताएं। दूसरा है अंतर्नोद, जिसे हम भी कहते हैं या फिर ड्राइव कहते हैं। तो यह आवश्यकताओं पर आधारित मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय होता है। व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वह अंतर्नोद को जन्म देती हैं। आपके पास आवश्यकता है तभी तो आप कार्य करने के लिए उठोगे। आपके पास नौकरी की आवश्यकता है तभी तो आप पढ़ाई करने के लिए तत्पर हो जाओगे। तो अंतर्नोद जो है ये हमारी आवश्यकता पर डिपेंड है। आवश्यकता है तभी हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे, और यह किसी आवश्यकता को पूरी करने या दूर करने के लिए किसी व्यवहार या क्रिया करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील करता है। अंतर्नोद व्यवहार से संबंधित रहता है, जैसे भोजन भूखा व्यक्ति का एक दैहिक आवश्यकता है जो कि उसमें भूख अंतर्नोद को जन्म देती है। तो ये अंतर्नोद था। अगला है प्रोत्साहन, अगला स्रोत है प्रोत्साहन, जिसमें आवश्यकता और अंतर्नोद की समाप्ति होती है, उसे हम प्रोत्साहन कहते हैं। जिससे हमारी आवश्यकता और हमारी अंतर्नोद की समाप्ति हो जाती है, वही क्या है, प्रोत्साहन है। और प्रोत्साहन वह उद्दीपक है जो अंतर्नोद या फिर अभिप्रेरक को जागृत तथा संतुष्ट करता है। प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अगला स्रोत है अभिप्रेरक का। यह आवश्यकता तथा अंतर्नोद से प्रारंभ होती है तथा समायोजन तक समाप्त हो जाती है, जैसे कि भूख, प्यास, आक्रामकता। तो ये सारे स्रोत थे, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और अभिप्रेरक। अब देखिएगा, जानेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, पहला तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जैसे कि मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव मोटिवेशन भी होती है और नेगेटिव मोटिवेशन भी होती है। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक अभिप्रेरणा जो है। सकारात्मक अभिप्रेरणा में व्यक्ति के 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति भी आते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध, नींद और आश्चर्य। ये सारे सकारात्मक अभिप्रेरणा हैं। और नकारात्मक अभिप्रेरणा जो होती है, इसमें सभी बाह्य कारक आते हैं, जैसे आर्थिक लाभ, प्रोत्साहन, पद उन्नति से व्यक्ति संतोष और आनंद की अनुभूति करता है, उसे हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि प्रशंसा, दंड और तिरस्कार, ये सारे नकारात्मक अभिप्रेरणा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई प्रशंसा करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये नकारात्मक भी हो सकता है और ये क्या है, ये नकारात्मक के अंदर आएगा। और आपको भूख लगी है तो अब जाहिर सी बात है कि आप खाना खाने के लिए प्रेरित होगे, खाना आप ढूंढोगे, तो वो सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। तो ये आपने देखे दो प्रकार। अब हम आगे देखेंगे अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा है प्रणोद का सिद्धांत और तीसरा है मरे का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अभिप्रेरणा में सहायता करती हैं, अर्थात व्यक्ति या बालक अपने व्यवहार का नियंत्रण और निर्देशन मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से करता है। प्रणोद का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को जो बाहरी अभिप्रेरणा मिलती है, अर्थात बाह्य उद्दीपक से जो भी अभिप्रेरणा उसे मिलती है, वह प्रणोद का कारण बनता है।
अर्थात अभिप्रेरणा से प्रणोद की स्थिति पाई जाती है जो शारीरिक अवस्था या बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। अगला है मरे का सिद्धांत। इन्होंने इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा को आवश्यकता के रूप में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक आवश्यकता के साथ एक विशेष प्रकार का संवेग भी जुड़ा होता है और इसके जो प्रतिपादक हैं वो मरे हैं, तो इनका नाम ही मरे है। तो ये 3 सिद्धांत जो आपने देखे अभिप्रेरणा की। अब आगे देखिएगा, अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम होता है। जब व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह दूसरी आवश्यकता के लिए प्रेरित हो जाता है। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मनोबल को बढ़ाती है। अभिप्रेरणा कार्य पर आधारित होती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और अभिप्रेरणा से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो व्यक्ति के मन और व्यवहार से जुड़ी रहती है। अभिप्रेरणा पूर्णतः व्यक्तिगत होती है और अभिप्रेरणा लक्ष्य के द्वारा हमें प्रेरित होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, अभिप्रेरणा का जो अर्थ है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी एग्जाम्पल दे करके, और मैंने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास भी किया है। तो अब हम जानेंगे अधिगम के बारे में। लर्निंग क्या है इसके बारे में देखिएगा, इसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत और भी कई सारी चीज़ें तो हम अब जानेंगे। अधिगम क्या है या फिर सीखना क्या है। अधिगम को ही हम सीखना कहते हैं। तो आइए देखिएगा अधिगम क्या है। बात करें अधिगम की तो इंसान के लिए या फिर मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सीखना या फिर अधिगम है। और अधिगम को ही हम सीखना बोलते हैं। हर व्यक्ति में, चाहे आप में हो या फिर मुझ में हो या फिर किसी भी व्यक्ति में हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। चाहे वह शिशु है तब भी कुछ सीख रहा है और बड़ा होकर भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जैसे कोई शिशु है, शैशवावस्था में एकदम असहाय होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता, ना ही वह चलना जानता है, ना ही वह खाना जानता है, और ना ही वह अपने मम्मी पापा को या फिर किसी को भी पहचानता है। तो वह फिर क्या करता है, धीरे धीरे अपने वातावरण से समायोजन करना शुरू करता है और उसके बाद वह सारी चीज़ों को सीखते जाता है। जब वह सीख लेता है सारी चीज़ों को, फिर वह चलना भी जानता है, चलने को सीखता है, खाना सीखता है, हर एक चीज़ों को वह सीखता है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और मनोवैज्ञानिक इसे ही सीखना या फिर अधिगम कहते हैं। अब देखिएगा, अधिगम का अर्थ क्या है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में हर दिन, यहाँ पर में होगा तो हर दिन कुछ अनुभव एकत्र कर, यानी कि इकट्ठा कर व्यवहार में वृद्धि और संशोधन करता है। आपने हर एक नए दिन में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और अपना अनुभव जाना होगा, और साथ ही व्यवहार में आपका जो व्यवहार है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा या फिर संशोधन हुआ होगा। तो इससे क्या है, आपने कुछ अलग सीखा या फिर कुछ नया सीखा, और यही तो है अधिगम। जो आपने सीखा है, जो लर्निंग आपकी हुई है, उसे ही तो हम अधिगम कहते हैं। ये अनुभव और इनका उपयोग ही सीखना या फिर अधिगम कहलाता है। जो आपको नया अनुभव मिला वही तो सीखना है। आपने कुछ सीखा तभी तो आपको कुछ नया अनुभव मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाकर और अपने व्यवहार में बदलाव करता है। जब मनुष्य कुछ सीखता है तो उसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं और उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से वह अपने व्यवहार में भी परिवर्तन कर पाता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसे यह नहीं पता कि हम बड़ों से कैसे बात करें, लेकिन दिन ब दिन जब जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, अपने समाज से, अपने बड़ों से कुछ सीखता है, तभी उसे बड़ों से व्यवहार करना आता है कि भाई कैसे हमें बोलना है, कहाँ पर कैसे व्यवहार करना है। ये चीज़ें वह अपने वातावरण से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, और यही उसका अधिगम है जो कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या फिर उसके बोलने में परिवर्तन हुआ है। तो ये अधिगम जो है ये सीखना कहलाता है दूसरे अर्थ में।
तो ये बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गया कि अधिगम क्या है। अधिगम सीखना है, जो भी हम चीज़ें अपनी लाइफ में सीखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं, यही अधिगम या सीखना कहलाता है। अधिगम की परिभाषा देख लीजिए। पहला है उडवर्थ के शब्दों में, इन्होंने कहा कि सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हम कुछ सीखते हैं तो हमारा विकास होता है। स्किनर ने परिभाषा दी कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। गेट्स ने कहा कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, हमारे अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। और क्रो ने कहा सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये 4 परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। योकम और सिम्पसन ने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि अधिगम एक परिवर्तन है, यह संपूर्ण जीवन चलता है, जीवन जन्म से मृत्यु तक चलता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, इसे सब व्यक्ति सीख सकते हैं, पूरे विश्व में कोई भी सीख सकता है, किसी का भी अधिगम हो सकता है। अधिगम विकास है। अधिगम क्या है, अनुकूलन है और यह अनुभव का संगठन है। सीखना उद्देश्य से पूर्ण होता है, कोई उद्देश्य है तभी भी हम सीखते हैं, हमें किसी चीज़ का उद्देश्य हमने रखा है अपने जीवन में, उसके लिए भी सीखते हैं, तो यह क्या है, उद्देश्य से पूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है और अधिगम खोज करना भी है और यह एक नवीन कार्य भी है। आप कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं या फिर नए कार्य के लिए कुछ सीखते हैं, तो यह क्या है, नवीन कार्य करना है। तो कई सारी विशेषताएं हैं जो आपने देखी। अब देखिएगा अधिगम यानी कि सीखने की कुछ विधियां भी हैं। हम सीखेंगे तो, लेकिन किस किस प्रकार से सीख सकते हैं, तो सबसे पहला है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। आप किसी कार्य को करके भी उसे सीख सकते हो। जैसे आपको खाना बनाना है तो सिर्फ देखने के बजाय खाना बना करके भी आप सीख सकते हो। एक बार आपने चाय बनाई, फिर चाय आपकी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी, फिर से बनाई, फिर से अच्छी नहीं बनी, लेकिन जब आपने अभ्यास किया तो फिर वह चीज़ आपने अच्छे से सीख ली। तो करके सीखना विधि होती है। अनुकरण के द्वारा सीखना, यानी कि आप किसी और को देख रहे हो, वहाँ से आप सीख रहे हो। निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख लेना। परीक्षण करके सीखना, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके भी हम चीज़ों को सीख लेते हैं। और सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना, कुछ ग्रुप में बैठ करके हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं। अब है समूह अधिगम की विधियां, जिसमें वाद विवाद विधि आती है। हम वाद विवाद करके आपस में सीखते हैं। सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधियां हैं। कार्यशाला विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन और कुछ बेसिक विधियां हैं। तो ये सामूहिक विधियां कहलाती हैं सीखने की। अब देखिएगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। आपका अगर शरीर स्वस्थ है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तब आप अच्छे से सीख पाओगे। वहीं पर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कैसे विद्यालय बच्चे नहीं जा पाएंगे अगर उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी हम चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। अगर बात को एक बार टीचर समझा रहा है तो हमारी समझ में भी नहीं आएगा अगर हमारा मस्तिष्क स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करती है। आप अच्छे खासे परिपक्व हैं, परिपक्व व्यक्ति हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हैं। सीखने की इच्छा अगर हमारे अंदर है तो भी सीखते हैं। मान लीजिए हम सीख तो रहे हैं लेकिन अंदर से इच्छा ही नहीं है तो भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इच्छा भी प्रभावित करती है, प्रेरणा भी प्रभावित करती है। अगर हम प्रेरित हैं किसी कार्य को करने के लिए तो भी जल्दी सीखते हैं। और विषय सामग्री का स्वरूप कैसा है वह भी प्रभावित करता है। सीखने का उचित वातावरण होना चाहिए। अगर वातावरण अच्छा है तो अच्छा सीख सकते हैं, अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो सीखने में प्रॉब्लम आ सकती है। शारीरिक और मानसिक थकान भी प्रभावित करता है। अगर शरीर से थके हैं, मानसिक रूप से थकान है तो भी सीखने में परेशानी हो सकती है। या फिर अच्छा शारीरिक और मानसिक थकान नहीं है तो अच्छे से चीज़ों को सीखा जा सकता है। सीखने की विधि कैसी है यह भी प्रभावित करती है। अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया कैसी है, अध्यापक बच्चों को कैसा सिखा रहा है,
क्या प्रक्रिया अपना रहा है, यह भी प्रभावित करता है। अगर अच्छी शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक अपना रहा है तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, किसी भी चीज़ को उन्हें सिखाया जाए। बुद्धि भी प्रभावित करती है, अगर बुद्धि अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति है तो जल्दी बालक सीख पाएगा। अगर वहीं पर मंद बुद्धि वाला जो बालक है वह चीज़ों को धीमे सीखता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम गूढ़ बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वह सीखते ही नहीं हैं। उन्हें कितनी बार आप बताते चले जाओ, क्लास में आप खुद ही देखते होंगे कि जो बहुत ही कमज़ोर बुद्धि वाले बालक होते हैं उनको सीखने में प्रॉब्लम आती है। उन्हें चाहे टीचर कितनी भी बार सिखा दे कोई टॉपिक, उन्हें समझ में नहीं आता। तो बुद्धि प्रभावित करती है सीखने को, अभ्यास भी प्रभावित करता है। आपने अगर एक बार चीज़ों को सीखा है, एक बार देखा है, एक बार पढ़ा है, तो हो सकता है उतने अच्छे से ना सीख पाए हों। लेकिन वहीं पर एक ही चीज़ को 1000 बार या फिर आप कह सकते हैं 5 से 6 बार उसे पढ़ा है तो अच्छे से उसे सीख जाएंगे। तो ये अभ्यास भी प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। अगला है अधिगम या सीखने के कुछ नियम हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम बताए हैं। पहला है थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम, जिसमें तत्परता का नियम आता है, अभ्यास का नियम। अभ्यास के अंदर 2 नियम आते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम। अधिगम के गौड़ नियम में देखिएगा, गौड़ नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये यहाँ से गौड़ नियम है और ये यहाँ पर है अधिगम के मुख्य नियम जो होते हैं। 3 होते हैं, एक होता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये 3 मुख्य नियम होते हैं, जबकि ये 5 जो हैं लास्ट में दिए गए हैं ये गौड़ नियम माने जाते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने इसे दिया है। आगे देखिएगा अधिगम के सिद्धांत क्या हैं और इसके सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के बारे में। हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें से 5 मुख्य सिद्धांत इन्होंने बताए हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। E.L. थॉर्नडाइक ने अपने पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, इनकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें इन्होंने सीखने का एक सिद्धांत दिया है जिसके कई सारे नाम हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भू सिद्धांत। तो ये इनका सिद्धांत है जो कई सारे नामों से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, प्रयोग किस पर किया, तो बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था और सारे सिद्धांतों को दिया था। तो ये पहला सिद्धांत हो गया थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। अगला है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं I.P. पावलोव। I.P. पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था और उसके थ्रू निष्कर्ष निकाला था। पावलोव के सिद्धांत का अन्य नाम भी है CR थ्योरी कहते हैं इसे, क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। देखिए ये जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो गया या फिर प्रयत्न व भूल का सिद्धांत हो गया थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, ये सारे सिद्धांत को आप अपने बुक में काफ़ी डिटेल से भी पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में इसे पढ़ सकते हो। और साथ ही मैंने इसकी क्लासेस भी दी है, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिएगा तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने बहुत डिटेल से एक एक करके चीज़ों को अच्छे से बताया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, काफ़ी शॉर्ट में लिखा है। आप लॉन्ग में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के नाम से आपको मिल जाएगी। अगला जो सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक हैं C.L. हल। इन्होंने अपना प्रयोग किया था बंदर के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर और इन्होंने अपना जो
प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। और यहाँ पर आपको देखना है अगला सूज का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक कोहलर, वर्दीमर और कोफका है, जिसे हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था वन मानुस के ऊपर। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं जो आपको डिटेल में भी पढ़ना चाहिए। आई होप आप सबने पढ़ रखा होगा, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम करीब है, तो आपने पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, ये हम मानकर चलते हैं। तो ये सारे सिद्धांत आप डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, डिटेल में लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, एक नई मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।